सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में आपका अभिनंदन है। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर जनता ने बताया है कि वही जनार्दन है? मुझे लगता है आज की तारीख में तो देश में जनार्दन इलेक्शन कमीशन है। दूसरी पार्टियों के लिए पनौती है कांग्रेस। ये होता है यदि कार्य जन सेवा के तो क्यों पूछनी पड़ती आपको लोगों की जाति? अपमान किया है तुमने सनातन का तो चढ़ी रहेगी तुम पर 7.5। सनातन कभी नहीं रुका। कांग्रेस की सत्ता थी, मंदिर तब भी थे, संत महात्मा तब भी थे, पूजा पाठ तब भी थी। पैर कौन पकड़ रहा था? एक रेपिस्ट रेप करके पैर पकड़ रहा। चलिए चुनौती है, पूछिए सवाल। चलिए हो जाए। तो आज जनता जनार्दन के साथ वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में आपका अभिनंदन है। स्वागत है आपका ये देश है हमारा में। कैलेंडर बदला लेकिन विपक्ष के बुरे दिनों की सारसती खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सारसती आप समझ गए ना? विपक्षी पार्टियों ने सब करके देख लिया। मोदी के खिलाफ सबने अपनी विचारधारा को चूल्हे में झोंक कर देख लिया। गठबंधन के नाम पर का नाम इंडिया रखकर देख लिया। ईवीएम पर लांछन लगा के देख लिया। वोट चोरी वाला नैरेटिव गढ़ के देख लिया। लेकिन विपक्ष के हाथ कुछ नहीं लगा क्योंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा और बीजेपी के मुद्दों पर जनता का अटूट भरोसा घटने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने साल 2025 का खात्मा जीत के साथ किया था, जबकि 2026 का आगाज महाराष्ट्र की महानगर पालिकाओं में बम्पर जीत के साथ हुआ है। यानी फिलहाल तो साम दाम दंड भेद विपक्ष के काम कुछ नहीं आ रहा है। सवाल है कि विपक्ष हार के असल कारणों पर चिंतन करेगा या सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी और लीपापोती का एक खेल होगा। वीकेंड एडिशन में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे सटीक, सबसे धारदार बातचीत। जनता जनार्दन पूछेगी जोरदार सवाल, मेरे युवा मित्र पूछेंगे जोरदार सवाल। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है आपका आज के इस खास वीकेंड एडिशन में। दो 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद इतिहास एक बार फिर दोहरा दिया गया है। महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। मुंबई में हमारी ये शानदार जीत और नगर पालिकाओं में हमारी ये शानदार जीत दर्शाती है कि युवा पीढ़ी ने भी बड़े उत्साह के साथ भाजपा और महायुति का पुरजोर समर्थन किया। इन नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीजेपी के सामने विपक्ष के मुद्दे बेहद लचर साबित हुए। वोट चोरी का मुद्दा पहले ही बिहार में दम तोड़ चुका है। अब उद्धव गुट के संजय राउत ने दावा किया है कि वोटिंग के बाद बीजेपी ने एक लंबी बैठक कर नतीजों को पहले ही फिक्स कर दिया था। इससे पहले उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि वोट डालने के बाद लगाई जाने वाली स्याही आसानी से मिट रही है। राहुल गांधी भी अब इसका समर्थन कर रहे हैं। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है। ये तो गंभीर है कि सत्ताधारी पक्ष है उनकी मिलीभगत है। विपक्ष सिर्फ बहाना ढूंढते रहती है, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी नोट्स का इस्तेमाल और कभी इंक के ऊपर। उत्तर भारतीयों के खिलाफ दशकों पुरानी हिंसा वाला एजेंडा न उद्धव ठाकरे के काम आया और न ही राज ठाकरे के। ठाकरे परिवार का राज था, अभी वो इतिहास हो गया। तुष्टीकरण की नीति के लिए उद्धव ठाकरे जी ने विधानसभा और लोकसभा में समझौता किया था। उससे लोगों को समझ में आ गया कि भारत का और मुंबई की रक्षा कौन कर सकता है। उधर बंगाल में भी बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने के चक्कर में टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आईपैक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जो टिप्पणी की उसने ममता सरकार की बड़ी किरकिरी की है। चुनाव में मुद्दे मायने रखते हैं और बीजेपी की चौतरफा प्रचंड लहर बताती है कि जनता उनकी बातों और मुद्दों पर यकीन कर रही है, जबकि विपक्ष के मुद्दे बेहद हल्के साबित हो रहे हैं। सवाल है, विपक्ष बहानेबाजी वाले मोड से बाहर निकलेगा? सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष की लचर प्लानिंग
बीजेपी को खुला प्लेइंग ग्राउंड दे देती है। तो स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। आइए परिचय करा देते हैं आज मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है मेहमान। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर आलोक शर्मा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। मलूक नागर है, महासचिव है रालोद के, उनका स्वागत है। राजकुमार भाटी है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, उनका स्वागत है। विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है। और गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। वक्त है रैपिड फायर राउंड का। आइए शुरुआत करते हैं रैपिड फायर राउंड की। और रैपिड फायर राउंड में सबके लिए एक एक सवाल है। शुरुआत करते हैं गौरव भाटिया आपसे। 13 राज्यों में बीजेपी की अकेले सरकार है, केंद्र में तीसरी बार सरकार है, महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बंपर जीत है। क्या आपको लगता है कि ये कांग्रेस मुक्त भारत वाला टारगेट पूरा हो गया है या अभी कुछ बाकी है? देखिए, ऐसा है, जनता ही ये तय करेगी। आप इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे, एक थी कांग्रेस जो आम आदमी, लेकिन उन्होंने बोला कांग्रेस बहुत बड़ा जहाज है, डूबते डूबते भी समय लगेगा। लेकिन अगला एक लाइन का जवाब चाहिए, एक लाइन का। क्या तेज प्रताप यादव एनडीए के समर्थन से बिहार में एमएलसी बनेंगे, हाँ या ना? मेरे जो है लक्ष्मण रेखा के बाहर का सवाल है, मतलब कुछ तो रेखा है इसमें। मेरी जो रेखा है उसमें ये सवाल नहीं है, इसलिए मैं उत्तर नहीं दे सकता। जी। चलिए आपसे एक और सवाल पूछ लेते हैं इसकी जगह। क्या आपको लगता है महाराष्ट्र में जो इतनी बड़ी जीत हुई है, ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से है या महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं की वजह से है? देखिए, ऐसा अमीश जी, न्यूज 18 चैनल नंबर 1 है, आपके एक एमडी है, एंकर अमीश देवगन है। जब चैनल अच्छा करता है तो लोग श्रेय सबको देते हैं। वैसे ही एक पार्टी, एक परिवार होती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में। मैंने तो एक लाइन में जवाब पूछा था। आलोक शर्मा, अब आपकी बारी है। क्या महाराष्ट्र का चुनाव में कांग्रेस का जो इतना बुरा हाल हुआ है, ये वाकई आपके लिए सोचने की घड़ी है? और लगातार चुनावों में जो हो रहा है, देखिए, पूरे भारतीय लोकतंत्र के लिए ही सोचने की घड़ी है, हमारे लिए भी घड़ी है सोचने की। जिस तरह से लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, इन्होंने सबका नाम लिया, नितिन नवीन का नाम नहीं लिया अपने अध्यक्ष का, क्योंकि डमी है। ओके, मैं अगला सवाल। क्या कांग्रेस आजादी के बाद धर्म के आधार पर नफरत की राजनीति के खिलाफ नरम रवैया अपनाया है? मौलाना अरशद मदनी के इस बयान से आप सहमत हैं या हाँ या ना? देखिए, बीजेपी के बहुत सारे संस्करण देश के अंदर घूमते रहते हैं। हमको मदनी है, कोई ओवैसी है, फलाना है, कोई मतलब बीजेपी के संस्करण है। फिर कहूंगा कि ये जिस तरह के बयान ये लोग देते हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होता है। ओके, आपको मदनी जी आप मानते हैं मदनी साहब बीजेपी का संस्करण है, हाँ या ना? मदनी साहब बीजेपी का संस्करण है, हाँ या ना? विवेक, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जो बात करते हैं कुछ लॉजिकल बात है, ऐसा नहीं है। मदनी साहब की हर बात को आप नकार नहीं सकते, आपको सुनना पड़ेगा। आप सुनिए और विचार करिए। अगला सवाल जी। अब महाराष्ट्र में वोट चोरी हुआ है, हाँ या ना? बिल्कुल। अच्छा, चोरी हो गया? नहीं, इस बार वोट चोरी नहीं, इस बार कुछ नया आया है। इस बार इंक डाइल्यूटेड थी, नया, तो इंक चोरी कह सकते हैं। चलिए। अच्छा, महाराष्ट्र में महा आघाड़ी जो थी विवेक जी, वो महापिछड़ी बन गई है, भाई इंक जब मिटने लगेगी तो हम पिछड़े होंगे। चलिए, तो इस बार इंक का खेल आप लोगों ने कर दिया। अब नया खेल क्या होगा बंगाल के अंदर, बताइए मलूक नागर। देखिए, ये इनके कांग्रेस के नेता ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो पाकिस्तान के फेवर में जाए, हमारे देश के खिलाफ जाए, तो जो मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब पे आ रहा हूं। अरे भाई साहब, मेरे सवाल का जवाब। अच्छा, विपक्ष ऐसे सवाल पूछेगा जो देश के खिलाफ जाए, पाकिस्तान के फेवर में जाए, तो पश्चिम बंगाल में इनकी वही हालत होगी जो बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में हुआ। आप राजनीति में आप परिवारवाद के खिलाफ है? सेवा करने के पक्ष में है। अरे परिवारवाद के खिलाफ है, हाँ या ना? सेवा करने के पक्ष में मैं समझ गया, मैं आपको फंसाना नहीं चाहता। आपकी पार्टी रालोद है, चौधरी चरण सिंह वाली पार्टी, उनके बेटे अजीत सिंह, फिर आगे जयंत चौधरी। आपको मैं फंसाना नहीं चाहता, आपका जवाब मैं समझ गया। परिवारवाद के चक्कर में मत फंसिएगा, आप फंसा देंगे गौरव भाटिया आपको। आलोक शर्मा, एक और चुनाव, और 2024 में ऐसा लगा बीजेपी खिसक जाएगी, लेकिन बीजेपी ने कमबैक किया। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर, चाहे महाराष्ट्र के निकाय चुनाव हो, चाहे बिहार के विधानसभा चुनाव हो, जनता ने बताया है कि वही जनार्दन है और पब्लिक ने बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में वोट डाला है? देखिए, मुझे लगता है आज की तारीख में तो देश में जनार्दन इलेक्शन कमीशन है, जो चाहता है वो करता है। जिस राज्य में वोट बढ़ानी होती है बढ़ जाती हैं, जिस राज्य में घटानी होती है घट जाती हैं। एसआईआर पे लगातार सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है। बीजेपी एक काम देश के लिए नहीं करती है, उसके बावजूद उसको जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकी जाती है। 2014 का ही देख लीजिए, उससे लेकर अभी तक
जितने वादे थे मोदी जी ने, जो बड़े बड़े वादे किए, उनमें से कौन सा पूरा हुआ? मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। आज तक रोजगार की जो हालत है वो पूरे देश को पता है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। महिलाओं के आंकड़े जितने भी उनके ऊपर क्राइम हैं, ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में देख लीजिए टॉप पर हैं वो, और लगभग 50 से 60% 2014 के बाद बढ़े हैं। रुपया और डॉलर की तुलना कर लीजिए। लेकिन सारे मुद्दे उठाए आलोक भाई आप लोगों ने, लेकिन उसके बाद भी तो जनता आपको बाद नहीं। इलेक्शन कमीशन है ना के मलूक नागर। देखिए देवगन साहब, इनके सामने ऐसे ना कहें तो चारा क्या है? मुझे पूरे देश के सभी प्रदेशों में एक में बता दो जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन कहीं इकट्ठा होकर लड़ा हो। जब महाराष्ट्र में और बीएमसी चुनाव में, जो महाराष्ट्र के लिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए एशिया में सबसे बड़ी बीएमसी है, वहां इकट्ठे होकर ये लोग नहीं लड़ सकते। सपा अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, उद्धव साहब अलग लड़ रहे हैं, राज साहब उद्धव साहब के साथ मिल गए। जब ये इकट्ठे हो ही नहीं सकते तो जीत कैसे सकते हैं? एक बात कहनी है मुझे देवगन साहब, एक बात, आज कांग्रेस पूरी दूसरी पार्टियों के लिए अभिशाप है, या ये कह सकते हैं पनौती है कांग्रेस दूसरी पार्टियों के लिए। मलूक नागर ने बोला कांग्रेस पनौती है, कांग्रेस बोझ है बाकी विपक्षी दलों के लिए। जवाब आलोक शर्मा। देखिए, मैं समझता हूं इस तरह की शब्दावली का उत्तर देना भी ठीक 40 नहीं है। सेकंड जी। लेकिन पनौती कौन है और कौन नहीं है देश जानता है। किस तरह से आज अमेरिका से हमारे नागरिकों को हथकड़ियां और बेड़ियां लगकर आती हैं और ट्रंप के सामने मुंह नहीं खुलता है। कौन पनौती है कौन नहीं है वो सबको पता है। सबको पता है कि आज डॉलर की तुलना में रुपए की क्या हालत है, सबको पता है। कहां डॉलर अमेरिका पहुंच गए? पनौती आज हालत ये है, लेके बैठ गए आप। आज अपने आप तो डूब गए, दूसरों को भी ले डूबे। ओके, जवाब आलोक शर्मा। दुर्भाग्य यह है कि जिस देश की अर्थनीति, विदेश नीति पूरी तरह से बंटाधार कर दी गई, आज हालत यह है कि अब हम अपने हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में नहीं बचा पा रहे। सरकार अपने मुंह पर टेप लगा के बैठी हुई। देखिए, मैं इनकी बातों को ना गंभीरता से लेता हूं ना बुरा मानता हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने फैला दिया है हर जगह रायता, साफ करने में कोई नहीं कर रहा है इनकी सहायता, इसलिए इनको हो रही है दिक्कत। और देखिए, आप सब कुछ छोड़िए, देखिए दर्द होगा, मैं माफी पहले ही मांग लेता हूं कांग्रेस के साथी से, लेकिन ये बताना जनता को जरूरी है कि हार क्यों रहे और कैसे हार रहे हैं। आपको मालूम है, जितने ऑमलेट नहीं बनते यहां बाहर रोड में ऑमलेट बनाने वाला, उससे ज्यादा अंडे तो राहुल गांधी लाता है। आपको मालूम है पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी का है अंडा, आपको मालूम है आंध्र प्रदेश में क्या है? अंडा। दिल्ली में क्या आया? अंडा। इस बार नहीं, पिछली बार भी अंडा, बार बार अंडा। जनता मारे है इन्हें डंडा, क्योंकि ये है भ्रष्टाचारी और ये है परिवारवादी। अब मैं आपको बताता हूं, बिहार में 6 सीटें आई, AIMIM जैसी पार्टी 5 सीटें लाती है, ये 6 लाते हैं। एक भस्मासुर है, वो कहता है मैं महाराष्ट्र आया हूं, पहले निपटाता है उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को, फिर वो आता है अरविंद केजरीवाल के पास, कहता है अरविंद तुझे तो मैंने निपटा दिया, फिर वो जाता है बिहार, तेजस्वी यादव को निपटाता है। अब वो कहता है अखिलेश मैं उत्तर प्रदेश आ रहा हूं, तुम भी निपटोगे, हम भी निपटेंगे, कोई नहीं बचने वाला है, कोई नहीं बचने वाला। एक मिनट, बस एक लाइन और। हाँ, एक लाइन बोल दीजिए, फिर आलोक शर्मा, देन विवेक एंड राजकुमार भाटी। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए आवाज उठाई तो गर्व से कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने उठाई, सरकार ने बात करी और कहा ऐसा होना नहीं चाहिए। और जो हिंदू आतंकवाद का आविष्कार करे, जो आज तक राम मंदिर अयोध्या नहीं गया हो, जिसने वकील खड़े करा दिए हो कि राम मंदिर ना बने, आज वो उससे पूछता है जिसने 4 प्रदेश की सरकारें न्यौछावर कर दी, और वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और तंज कसते थे अमीर भाई, तंज कसते थे, मैं भूला नहीं हूं। मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब हमने कहा मंदिर वहीं बनाया है, तारीख भी बताया है, तुम्हारी बदकिस्मती है तुम कभी वहां जा नहीं पाए, यही श्राप मिला है कांग्रेस पार्टी। ओके, मैं आपका रुख करता हूं, आपका रुख करता हूं। देश मैं स्वयं राम मंदिर 6 से बार ज्यादा जा चुका हूं। सर, आपके नेता राहुल गांधी की बात मैं फिर कहूंगा, ये नेता हर आदमी की अपनी आस्था है। अगर केवल ध्वजा चढ़ाने से और पतंग उड़ाने से और डुगडुगी बजाने से देश की सीमाएं सुरक्षित होती हो तो जरूर करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कितने राफेल गिरे आज तक देश की सरकार नहीं बता पाई है। तमाम चीफ जो हमारे आर्मी के हैं उन्होंने क्या क्या वक्तव्य दिए हैं वो सब सुन लीजिए आप।
हुड्डा के क्या वक्तव्य हैं, चौहान जी के क्या वक्तव्य हैं। केवल देश की जनता को गुमराह करना, जांच एजेंसियों को जेब में रखना, इलेक्शन कमीशन को मुट्ठी में रखना। आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, आपको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, अब तो जनता पे भरोसा नहीं है भाई, सुप्रीम कोर्ट तो कोई क्या करेगा? अरे सुप्रीम नहीं, कोर्ट एक ऑफ सेकेंड, इंडिया एक के सेकेंड। जस्टिस को, मीडिया ने तो को आपको हरियाणा में, अब मीडिया ने आपको आगे रखा था या पीछे रखा था मुझे नहीं पता। हरियाणा में आपको मीडिया ने बोला आप जीत रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आप चुनाव हार गए, क्यों? पूछना चाहिए आपको। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि आपने ना मीडिया आगे है या पीछे है, आगे है या पीछे है, इसके जवाब आप दीजिएगा। लेकिन विवेक श्रीवास्तव आप पहली बार बोल रहे हो, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि हर चीज गलत है, सिर्फ कांग्रेस सही है? सीधा सवाल पूछता हूं। मैं बिल्कुल आऊंगा इसके ऊपर। सबसे पहले तो आप एक और चुनाव आप लोग हार गए हो। हाँ, ठीक है, हम हारे और अब दुखी हैं हम इस बात से कि हारे हैं, कोई भी कारण हो। पनौती शब्द का आपने प्रयोग किया, जो हमने देखा बिहार में, जिस तरीके से नीतीश कुमार को भी खत्म करने की साजिश हुई, पनौती शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। शिंदे सेना समाप्त, और अब सिर्फ यूबीटी रहेगा। बिल्कुल समाप्त होगी। जिस तरीके से सीटें कम हो रही हैं, ताकतवर होकर उधरे। देखिए, कांग्रेस को मैं पनौती नहीं मानता, हमारे इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा घटक दल है। हमारी उम्मीदें हैं, लेकिन कांग्रेस से हमारी उम्मीदें हैं राहुल गांधी से। डिमांड करो, हम चाहेंगे राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, या कोई भी बने। कल जब हम मिलते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम लोगों ने, लेफ्ट ने समर्थन दिया था, 65 मेंबर पार्लियामेंट थे सर, थे ना। मैं आज की बात कर रहा हूं, भविष्य की ये बात। जितना मर्जी गलत करें, चाहे हम ईवीएम की बात करें या इंक गायब की बात करें, कांग्रेस को नेतृत्व लेकर के बैठना होगा, रणनीति बनानी होगी, जिसमें सबको सम्मिलित होना पड़ेगा, ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बोला कि इंक गायब हुई, बिल्कुल सही है, हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, आप महाराष्ट्र हारे, बिहार हारे, देखिए, दिल्ली हारे, हरियाणा हारे, अब ये नगर निकाय का चुनाव भी महाराष्ट्र में हार गए। कांग्रेस दुख तो खत्म ही नहीं हो रहा है, कैसा दुख है आपका? कांग्रेस के साथ लेफ्ट की शांति ना सर, शांति सर। कांग्रेस के साथ लेफ्ट की बहुत सी बातों में मुख्तलिफ राय रही है, लेकिन हमारा एक चीज मानना था कि कांग्रेस अगर इलेक्शन में कम सीटें आई हैं या हार गई हैं, तो वो तंत्र का प्रयोग इस तरीके से नहीं करती थी जिस तरीके से आज सत्ता में फेविकॉल लगा के चिपकने के लिए ये सरकार और ये पार्टी कर रही है। ओके, गौरव भाटिया। और उसका उत्तर सिर्फ कांग्रेस और राहुल दे सकते हैं कि करना क्या है। ओके। मुझे तो विवेक भाई बड़े अच्छे इंसान लगते हैं, लेकिन कंफ्यूज कितने हैं। अपनी पार्टी के लीडर का नाम नहीं लिया, राहुल गांधी अच्छे हैं। अरे इतने अच्छे हैं तो केरला में मिलके चुनाव लड़ लो ना, वहां नहीं लड़ेंगे। और आपको मालूम है, वायनाड से जब चुनाव लड़ी प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी जब लड़ते हैं तो एनी राजा खड़ी हो जाती है। अगर इतने अच्छे हैं तो एक साथ मिल जाओ ना। लेकिन दिक्कत क्या है अमीश भाई, देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्यों आगे बढ़ रही है? जो असंभव था, जो सपने कांग्रेस पार्टी दिखाती थी 60-70 साल, लेकिन पूरे नहीं करती थी, वो नरेंद्र मोदी जी ने पूरे करके दिखाए। मैं 3 सवाल छोटे-छोटे पूछता हूं, आप तीनों का जवाब दिए। आप ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल करते हैं, आप एसआईआर कराते हैं, उससे आप जीतते हैं। तीसरा पॉइंट अब इंक वाला है। इन तीनों के पॉइंटेड जवाब, देन आलोक शर्मा एंड देन राजकुमार भाटिया। देखिए, सबसे पहले एसआईआर पे जवाब दे देता हूं। एसआईआर बिहार में हमने देखा हो रहा था, राहुल गांधी एसआईआर कर रहे थे, और सच्चाई ये है, आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। 1, 2, इन्होंने कोई अपील नहीं डाली जिसमें आरजेडी और कांग्रेस है। 3, जनता ने भारी संख्या में निकल के वोट दिया। और चौथा, अगर जनता को दिक्कत होती तो प्रदर्शन करती कि नहीं मेरे भाई बहन? बताइए, नहीं किया। अब जब हार गए तो उसके बाद कहने लगे कि गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, लेके आया हूं। जी। पूरा नहीं पढ़ूंगा, समय कम है। इन्होंने पहले कहा मशीन रीडेबल फॉर्मेट दो, कमलनाथ गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईसी डिसाइड करेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कोई मशीन रीडेबल फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। ये हुआ 2019 में। फिर इन्होंने कहा ईसीआई की, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी डाउन है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक जबरदस्त संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष चुनाव 25-30 साल से करा रही है। ये 2019 में कहा। तीसरा, इन्होंने कहा ईवीएम में टैंपरिंग हो रही है। तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा
उन्होंने कहा जब आप हार जाते हो तो टेम्परिंग हो जाती है, लेकिन जब आप जीत जाते हो तो कहते हो ये ओके, बहुत जवाब अच्छी जवाब है। ये सुप्रीम कभी कोर्ट कह ईंट रहा खराब, कभी ईवीएम सुप्रीम कोर्ट खराब, कह रहा है। बहानेबाजी से आगे निकलना पड़ेगा, 24/7 की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। आपके शिवसेना भी आज की डेट में यही बात कह रही है कि 24 घंटे 24/7 की राजनीति करनी पड़ेगी। 24/7 की राजनीति जिन्होंने की, आज 3-3 महीने तक दिल्ली में सांस नहीं ले पा रहे, 1-1 महीने स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। जिन्होंने नहीं की